Welcome, students. Today our topic is friction. Friction mean रगड़. रगड़ मतलब किसी एक सतह का दूसरी सतह के साथ मेल खाना या उसके ऊपर स्लाइड करना. Friction is a force that opposes relative motion or attempt motion between system in contact. अब फ्रिक्शन स्टूडेंट्स है क्या? तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स, ये फोर्स है यानी कुव्वत है. क्या करती है ये? दैट अपोजेस, जो कि अपोज करती है यानी मुखालफत करती है या रोकती है रिलेटिव मोशन, किसी भी हरकत को, और अटेम्प्ट मोशन या हरकत करने की कोशिश करती है बिटवीन सिस्टम इन कांटेक्ट, उस सिस्टम के साथ जिसके कांटेक्ट में हो. यानी ये दो तरह से काम करती है. ये अपोजिंग फोर्स है. क्या करती है? या तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करती है और या एक स्टॉप जिस्म को यानी स्टैटिक जिस्म को ये क्या करती है? हरकत में लाती है किसी भी कांटेक्ट में यानी मिली हुई सतह के साथ. फ्रिक्शन इज डिनोटेड बाय लेटर एफ और इसके लिए हम एफ लेटर रिप्रेजेंट करते हैं. सिंस इट इज अ फोर्स, अब ये भी फोर्स ही है क्योंकि हमने क्या कहा था? फोर्स में क्या है? पुल एंड पुश, यानी स्टॉप करना या मूव करना किसी चीज को. तो ये भी फोर्स ही है, किसी चीज को या स्टॉप करती है या उसको मूव कराती है. तो देयरफॉर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो ये भी क्या स्टूडेंट्स? वेक्टर क्वांटिटी. और स्टूडेंट्स आपको पता होगा वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, इसमें आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देते हो. एंड हैज यूनिट एज न्यूटन. अब फोर्स है तो ऑब्वियसली फोर्स का यूनिट न्यूटन है, तो उसका भी यूनिट स्टूडेंट्स न्यूटन ही है. फ्रिक्शनल फोर्स इज अराउंड अस ऑल द टाइम. अब जो फ्रिक्शन की फोर्स है यानी रगड़ की जो कुव्वत है वो हर वक्त हमारे इर्द गिर्द होती है. दैट अपोजेस मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर बॉडी, जो कि अपोज करती है एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी के हरकत को. इन कॉन्टैक्ट जो कि मिली हुई होती है. व्हेन वी रब स्लाइड ओवर हैंड ऑन अ टेबल टॉप, यानी जब हम रब करते हैं किसी टेबल के ऊपर अपने हाथ को रगड़ते हैं, वी कैन फील द फ्रिक्शन अपोजिंग दिस मोशन. तो हमें फील होता है कि भाई फ्रिक्शन है जो हमारी इस मोशन को अपोज कर रही है, यानी हाथ पे हमें कोई फोर्स लगती हुई महसूस होती है. वी नीड इट बोथ स्टार्ट एंड स्टॉप अ बाईसाइकिल एंड अ कार. हमें इसकी ज़रूरत होती है साइकिल को चलाने के लिए, गाड़ी और साइकिल को चलाने के लिए भी और उसको रोकने के लिए भी. तो स्टूडेंट्स फ्रिक्शन के बगैर हम यहाँ ज़मीन पे जो है वो ज़िंदा भी नहीं रह सकते. हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है. क्यों? अगर आप देखिए अपना हाथ, हम अपना हैंड लेते हैं, सही है? हाथ, अगर हाथ में आपके पास फ्रिक्शन ना हो, तेल वगैरह लगा हो, तो आप ना उससे कोई चीज़ पकड़ सकते हैं ना उससे कोई चीज़ रख सकते हैं. सही. तो इसीलिए किसी भी चीज़ के लिए फ्रिक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. इवन कि जब हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, इससे फ्रिक्शन का बहुत बड़ा काम है. अगर आप देखिए स्टूडेंट्स, जिस दिन बारिश हो जाती है, जहाँ पर मिट्टी होती है, कीचड़ होती है, उस पर आप स्लिप होते हैं. क्यों? वहाँ फ्रिक्शन लेस हो जाती है, फ्रिक्शन कम हो जाती है, तो वहाँ पर हम सही तौर पर चल नहीं पाते. इस तरह गाड़ी देखिए स्टूडेंट्स, अगर गाड़ी रोड पर चल रही होती है तो उसके टायर्स आप देखें कभी भी बिल्कुल स्मूथ नहीं होते. क्यों? ना रोड बिल्कुल स्मूथ होता है. अगर टायर स्मूथ हो या रोड स्मूथ हो तो क्या होता है स्टूडेंट्स? तो उसकी वजह से जो गाड़ी होती है वो अपनी जगह से फिसल जाती है, गाड़ी सही तौर पर ड्राइव नहीं कर पाती. अक्सर आपने देखा हो जितने भी टायर्स होते हैं तमाम में कोई ना कोई दरारें पड़ी होती हैं. बिल्कुल स्मूथ कोई भी टायर नहीं होता उसकी ग्रिप रखने के लिए. और ये अगर देख लें बारिश वाले दिन अगर आप कोई गाड़ी चलाते हो रोड पे, तो वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो जाती है, इसकी वजह से गाड़ी स्लिप होने का ख़तरा होता है. तो स्टूडेंट्स फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर जो है हर काम हमारे हो सकते हैं. हम फ्रिक्शन की वजह से कोई भी काम अगर ना हो तो कोई भी काम नहीं हो सकता. देखिए स्टूडेंट्स, आप अपने हाथ ही की मिसाल ले लीजिए ना. अगर आप तेल लगाते हो हाथों पर तो क्या आप किसी चीज़ को ग्रिप कर सकते हो? ना, ऑब्वियसली नहीं कर सकते. ना आप पेंसिल को आप पकड़ सकते हो, ना आप किसी और चीज़ को पकड़ सकते हो. इवन कि आप ना खा सकते हो उसे, ना ग्लास को पकड़ सकते हो. सही, क्योंकि वो स्लिप हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाती है. और फ्रिक्शन ज़रूरी भी है और कई-कई जगह इसके कुछ नुकसानात भी आते हैं, वो फिर बाद में डिस्कस करेंगे. तो अब देखते हैं कि फ्रिक्शन के आगे मज़ीद इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये है क्या. अब माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन की माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन. अब देखिए स्टूडेंट्स, कई-कई दफ़ा हमें ऐसा लगता है कि भई कुछ जो सतह होती है, कुछ सरफेसेस ऐसी होती हैं जिसमें हमें लग रहा होता है कि भाई इनके दरमियान तो फ्रिक्शन नहीं है. सही है.
लेकिन फिर भी उनके दरमियान फ्रिक्शन होता है। क्यों? अगर फ्रिक्शन ना हो तो कोई भी बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर नहीं रह सकती। अगर एक जिस्म दूसरे जिस्म के ऊपर मौजूद है तो इसका मतलब कि इसमें लाजमी फ्रिक्शन मौजूद है। इवन दो कि अगर आपको बिल्कुल स्मूथ ही क्यों ना नज़र आ रही हो, सही है। तो यहाँ पर आप देखते हैं क्यों, क्योंकि इसमें माइक्रोस्कोपिक फ्रिक्शंस मौजूद होती हैं, सही है। अब पढ़ते हैं आगे इसके बारे में। एवरी सरफेस इज रफ, देखिए हर सतह क्या है वो रफ है, चाहे वो हमें स्मूथ ही क्यों ना नज़र आ रही हो, लेकिन उसमें माइक्रोस्कोपिक फ्रिक्शन मौजूद होती है, सही है। इवन सरफेस दैट अपीयर टू बी हाईली पॉलिश्ड, यानी कि वो सरफेस भी जो कि आपको बहुत ज़्यादा पॉलिश नज़र आती है कि भाई वो बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा वो पॉलिश हुई हुई है, सही है। कैन एक्चुअली लुक क्वाइट रफ, वो भी बहुत ज़्यादा थोड़ी सी रफ होती है व्हेन एग्जामिन्ड, तो उसको आप देखते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के नीचे, सही है। यानी कुछ सर्फेसिस ऐसी होती हैं जो हमें बिल्कुल स्मूथ नज़र आती हैं, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप के नीचे से देखा जाए तो उसमें भी फ्रिक्शन मौजूद होती है। देख सकते हो स्टूडेंट, आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया भी गया है। देखिए यहाँ आपको ये डायग्राम में दिखाया गया है कि अगर बिल्कुल ये देखो दोनों साइड हमें बिल्कुल स्मूथ नज़र आ रही हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पर हमें आपको नज़र आ रहा है कि इसमें कितने फ्रिक्शंस मौजूद हैं, कितनी रफ सरफेस है इसकी यहाँ पर। ओके, आगे पढ़े स्टूडेंट्स। तो सम सरफेसेस आर मोर रफ देन अदर, अब यह हो सकता है कि कुछ सरफेस ज़्यादा रफ हों, कुछ कम रफ हों। देयरफॉर व्हेन वन सरफेस स्लाइड ओवर अनदर, जब एक सरफेस स्लाइड करती है यानी फिसलती है दूसरे के ऊपर, दीज irregularities bump into one another which give rise to frictional force। ये जो irregularities होती हैं, बम्प यानी ये उभरी हुई सतह, इनके बारे में बात हो रही है स्टूडेंट्स। ये जो उभरी हुई सतह होती है यानी बम्प्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये irregularities बम्प ये एक दूसरे के ऊपर उसको स्लाइड करने से फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से वो स्लाइड नहीं कर पाते। यानी स्मूथ सरफेस भी एक दूसरे के ऊपर टिक सकती हैं, रह सकती हैं, क्योंकि उसके अंदर ये फ्रिक्शन मौजूद होती हैं। अब सेकेंडली एट दिस कॉन्टैक्ट पॉइंट, अब यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट पॉइंट आपको दिखाया गया स्टूडेंट्स, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट, ये सही है, कॉन्टैक्ट पॉइंट यहाँ पर आपको लिख के दिखाया भी गया है कि भाई क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक कॉन्टैक्ट पॉइंट है यहाँ पर, सही है। तो ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट आपको दिए गए हैं माइक्रोस्कोपिक कॉन्टैक्ट पॉइंट, इसमें क्या स्टूडेंट्स, secondly at this contact point the molecules of the different bodies are close enough। अब यहाँ पर देखें पूरी बॉडी तो क्लोज नहीं है, लेकिन जो कॉन्टैक्ट पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं जो रेड डॉट से जाहिर किए गए, ये बहुत ज़्यादा क्या स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब हैं। क्लोज इनफ बहुत करीब होते हैं टू एक्सर्ट स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मजबूत ताकतवर कशिश होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के दरमियान, दस अपोजिंग मोशन एंड रिजल्ट इन फ्रिक्शन। तो ये क्या करती है, अपोज करती है मोशन को, जिसकी वजह से फ्रिक्शन आ जाती है। अब स्टूडेंट नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स स्टूडेंट्स हर जगह पर मौजूद है दुनिया में। अ कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, परपेंडिकुलर मीन्स कौन सा, जो कि एक वर्टिकल हो एक हॉरिजॉन्टल, जो 90 का एंगल बनाती हैं, जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर, सही है। तो सॉरी, अ कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, अब कॉन्टैक्ट फोर्स के परपेंडिकुलर होती है किसी कॉन्टैक्ट सरफेस के, टेक प्रिवेंट्स जो कि रोकती है टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट को, फ्रॉम पासिंग थ्रू वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर से गुजरने से। इट्स कॉल्ड द नॉर्मल फोर्स, इसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, वो सिर्फ एफ एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इन ज्योमेट्री नॉर्मल मीन परपेंडिकुलर, अब ज्योमेट्री में हमें पता है नॉर्मल का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, इन अगर एक वर्टिकल है तो दूसरा हॉरिजॉन्टल होगा, तो इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। अब आपको ये यहाँ पर एग्जांपल दी गई है स्टूडेंट्स, ये बुक आप देख सकते हैं, सही है। तो बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। अब ये सॉरी, अब इसके पड़े होने के, किताब की टेबल के ऊपर रखी रहने की यही वजह है कि ये फ्रिक्शन है, अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये गिर जाती नहीं। अब देखिए परपेंडिकुलर यानी एक जो है वो ऊपर की जानिब फोर्स लगा रहा है और टेबल जो है वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रही है उस पर। कंसिडर, मिसाल लीजिए, अब बुक, आपने एक बुक ली, रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल सरफेस, वो रेस्ट करी यानी कि पड़ी हुई है किस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, सही। बाय न्यूटन थर्ड लॉ, हमें पता है भाई थर्ड लॉ में क्या है स्टूडेंट्स, तो यूनिवर्सल लॉ है, आपको यकीनन याद होगा
कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ द बुक एक्सर्ट द फोर्स ऑन द टेबल। वो क्या कहते स्टूडेंट्स, ये फोर्स लगाती है टेबल पर ड्यू टू इट्स वेट, इसकी वजन की वजह से, एंड एज अ रिएक्शन की वजह से टेबल एक्सर्ट फोर्स ऑन द बुक। यानी बुक टेबल पर फोर्स लगाती है और टेबल जो है वो क्या करता है, वो बुक पर फोर्स लगा रहा है। सही, यानी ये ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये नीचे फोर्स लगा रहा है। यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर पेयर अमल हो रहा है यहाँ पर, विच इज दिस केस इज अ नॉर्मल। अब ये इस सूरत में क्या है, नॉर्मल फोर्स है। द नॉर्मल फोर्स ड्यू टू द टेबल मस्ट हैव जस्ट द राइट मैग्नीट्यूड टू कीप द बुक फ्रॉम फॉलिंग थ्रू द टेबल। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट नॉर्मल फोर्स जो है टेबल की, ये बिल्कुल राइट मकदार में होनी चाहिए कि बुक को नीचे गिरने से वो रोके रखे। अब आप स्टूडेंट आप देख सकते हैं, अगर टेबल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में है तो यहाँ पर जो बुक है ये नहीं गिरेगी, लेकिन अगर आपने टेबल को उल्टा कर दिया कि टेबल की सतह को आपने परपेंडिकुलर से कुछ और कर दिया तो बुक क्या हो जाएगी, नीचे से गिर जाएगी फिर बुक इससे। तो इसके लिए क्या है स्टूडेंट्स, इसके लिए नॉर्मल फोर्स जो उसकी मकदार बिल्कुल सही होनी चाहिए। इफ़ नो अदर वर्टिकल फोर्स, यानी आपको यहाँ ये वाली जगह, इफ़ नो अदर वर्टिकल फोर्सेस एक्ट, अगर उस पर कोई भी वर्टिकल फोर्स अमल नहीं करे, नॉर्मल फोर्स ऑन द बुक इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड ड्यू टू मैग्नीट्यूड द बुक वेट। तो अगर कोई और फोर्स अमल नहीं कर रही, सिर्फ बुक और टेबल की बात करें हम, तो यहाँ पर जो बुक और टेबल के दरमियान जो फोर्स है वो स्टूडेंट्स वो नॉर्मल फोर्स है, और दोनों की मकदार भी क्या होगी, सेम। यानी हमने पहले पढ़ा कि एक्शन एंड रिएक्शन पेयर में आते हैं तो मैग्नीट्यूड दोनों की सेम होगी लेकिन डायरेक्शन के अपोज होगी। इफ सरफेस ऑफ द टेबल इज नॉट हॉरिजॉन्टल, लेकिन अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल नहीं यानी टेढ़ा कर दिया अपने टेबल को, नॉर्मल फोर्स इज नॉट वर्टिकल, तो नॉर्मल फोर्स वर्टिकल नहीं रहेगी, एंड इज नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द वेट ऑफ द बुक। अब ये दोनों मकदार में बराबर नहीं। रिमेंबर दैट, ये याद रखिए, दैट द नॉर्मल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, कि ये नॉर्मल फोर्स जो है उस वक्त होगी जब वो कॉन्टैक्ट सरफेस के हॉरिजॉन्टल हो। Even on horizontal surface, if there are other vertical forces acting on the book, then normal force is not equal in magnitude the book weight as shown in the figure. लेकिन अगर आपने वर्टिकल में रखा भी है स्टूडेंट्स को नॉर्मल में, तो अगर कोई और भी उस पर फोर्स अमल कर रही, सपोज यहाँ पर हमने हाथ से उसको पकड़ा भी है, उसको नीचे पुश कर रही है, तो यहाँ पर जो मकदार है दोनों की बराबर नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एक्सटर्नल मज़ीद जो है फोर्स आ गई यहाँ पर हमारे पास, तो इस सूरत में दोनों की मकदार बराबर नहीं होगी। तो हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, नॉर्मल फोर्स क्या है, नॉर्मल फोर्स नॉर्मल फोर्स को आप कह सकते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ है, यानी एक्शन एंड रिएक्शन इन पेयर बट अपोजिट इन डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यानी कि अगर कोई भी दो फोर्स चीज़ें, कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में मिलते हैं, सही है, कोई कांटेक्ट करते हैं, तो उनको दरमियान जो फोर्स होगी वो फ्रिक्शनल फोर्स होगी और वो न्यूटन थर्ड लॉ के बराबर होगी, यानी मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी एंड डायरेक्शन में अपोजिट होगी। और अगर कोई और फोर्स उस पर लगती है तब क्या होगा स्टूडेंट, तब वो मकदार में बराबर नहीं होंगी। और अगर आप नॉर्मल फोर्स जब भी होगी स्टूडेंट्स तो वो परपेंडिकुलर होगी, यानी अगर एक वर्टिकल दूसरा हॉरिजॉन्टल, अगर ये सूरत नहीं होगी तो वो नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल फ्रिक्शन नहीं कहलाएगी। तो स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। पहले हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा कि फ्रिक्शन क्या है। तो स्टूडेंट्स फ्रिक्शन हमारे पास कोई भी अपोजिंग फोर्स या हरकत देने वाली फोर्स है, यानी ये भी फोर्स ही है। जिसे हमने फोर्स में पढ़ा पुल एंड पुश, सही है, तो उससे हम क्या करते हैं, पुल एंड पुश हमारे पास आता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराती है या उसकी मूवमेंट को रोकती है, और ये भी फोर्स है। तो इसका भी जो यूनिट है वो न्यूटन है, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है एज अ फोर्स, सही। फिर हमने पढ़ा स्टूडेंट्स कि इसकी ज़रूरत हर चीज़ में हमारे पास मौजूद होती है। मैंने आपको बताया कि किस तरह ये काम करती है। फिर माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन हमने इसकी की कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें जो सतह होती है बिल्कुल हमवार स्मूथ नज़र आ रही होती हैं, लेकिन उनके दरमियान भी फ्रिक्शन मौजूद होती है। क्यों? माइक्रोस्कोपिक लेवल में उनके दरमियान लाजमी कोई ना कोई फ्रिक्शन होती है। दुनिया में जो भी चीज़ है स्टूडेंट, तो बिल्कुल भी स्मूथ कोई भी नहीं है, उसमें लाजमी कोई ना कोई फ्रिक्शन मौजूद होती है, इसकी वजह से ये निज़ाम चल रहा है। अगर फ्रिक्शन लेस हो जाए ये दुनिया, तो यहाँ पर ज़िंदगी गुजारना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा।
नॉर्मल फोर्स हमने पढ़ा स्टूडेंट्स, नॉर्मल फोर्स क्या है, तो वो परपेंडिकुलर फोर्स जो दो कॉन्टैक्ट फोर्सेस के दरमियान हो, यानी एक वर्टिकल में और एक हॉरिजॉन्टल में। अगर वो परपेंडिकुलर ना हो तो वो नॉर्मल फोर्स नहीं होगा। और अगर इन केस अगर उस पर कोई और कुव्वत भी अमल कर रही है, जिस तरह हमने यहाँ पर आखिर डायग्राम में देखा, यहाँ पर हाथ प्रेस पुश कर रहा है बुक को, तब भी यहाँ पर नॉर्मल फोर्स नहीं होगी। सही है। तो स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई बात समझ में ना आई हो स्टूडेंट तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।